जीएस फोकस आप सभी दोस्तों का स्वागत करता है। तो दोस्तों ध्यान से यहाँ पे रुकिए, कुछ बात सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन में हम टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे और उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हम उन टॉपिक्स पे रखेंगे जहाँ से क्वेश्चन पक्का बनना ही बनना है। तो आज के सेशन में लास्ट तक बने रहते हैं तो 6 क्वेश्चन आप लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम हर एक विषय से जुड़े प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए अपना पहला प्रश्न अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण चैप्टर पंचवर्षीय योजना से देखते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़िए ध्यान से। भारत की पंचवर्षीय योजना का अंतिम स्वीकृति कौन देता है? ऑप्शन पढ़ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से आपको जवाब देके आगे बढ़ूंगा। आपको क्या करना है, वीडियो रोक के कमेंट सेक्शन में जवाब दे के नोट डाउन करके अपनी कॉपी में फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पहले प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, सोच के बताइए वीडियो रोक के। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब यहां से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो दोस्तों याद रखेंगे 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। तो ये आप ईयर और ये डेट याद रखेंगे। चलिए आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता हूं। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है या प्रमुख होता है कौन होता है, तो दोस्तों उस समय जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है वही होता है। तो याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले ना पंचवर्षीय योजना के हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेंगे, उसके बाद ही सब्जेक्ट चेंज करेंगे, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न तो फिक्स है, ठीक है। तो वो हम फिक्स करके चलेंगे। तो देखिए दूसरा प्रश्न, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं? उम्मीद है कि आपको पता होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी हैं। अब यहां से आपसे प्रश्न बनता है कि जो अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो कब समाप्त हुई? तो दोस्तों वो 2017 में उसका लास्ट वर्ष था। याद रखेंगे अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, या फिर प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया दोस्तों, तो याद रखेंगे नीति आयोग, ठीक है। चलिए आगे देखते रहेंगे। तो प्रश्न नंबर तीसरा देखिए ध्यान से, भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो देखिए इतने सारे एग्जामों में पूछ भी रखा है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1950 में, ठीक है। अगर डेट पूछ ले दोस्तों तो याद रखिएगा 15 मार्च, ठीक है। इतना याद करके चलिएगा। अगर देखिए आपको सेशन पसंद आएगा ना तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा, कुछ जाता नहीं है, बस कनेक्टिविटी बढ़ती है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न। अब यहाँ पे कुछ विशेषता दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसे आप पढ़ लेंगे खूब ध्यान से कि जो प्रथम यहाँ पे योजना आयोग का गठन हुआ, अगर उसका अध्यक्ष पूछे, ठीक है, तो उस समय जो प्रथम योजना आयोग का गठन हुआ तो अध्यक्ष वही वर्तमान जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होते हैं, ठीक है। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखेंगे। इसका गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950, जो हमने बता दिया। कहाँ पे हुआ दोस्तों? न्यू दिल्ली में हुआ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ विशेष बातें लिखी हुई हैं, आप वीडियो रोक के इसको बिल्कुल पढ़ के आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। डिसॉल्व कब हुआ? अगर पूछा जाए कि योजना आयोग निरस्त कब हुआ, तो दोस्तों ये निरस्त कब हुआ? 13 अगस्त 2014 को। लेकिन अब यहाँ पे जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो 2017 में समाप्त होती है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है? योजना भवन न्यू दिल्ली, ये हमने देख ही लिया। जो रिप्लेस किया एजेंसी उसका नाम क्या है? नीति आयोग, हमने बता ही दिया, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी आप याद करके ही आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? दोस्तों ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो 1951 में, ठीक है। और देखिए कोई भी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होगी दोस्तों तो उसका डेट जो होगा ना 1 अप्रैल होगा, और जो अंतिम डेट होगा वो 31 मार्च होगा, ठीक है। अब क्यों होगा कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में जो समयावधि होती है उसे भारत के संदर्भ में क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अभी हमने बताया था 1951 से लेके पंचवर्षीय योजना है तो 5 साल तक चलेगी, ठीक है। तो 1951 में 5 जोड़ेंगे तो 1956 आपका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें हम तो ये राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर डी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर, ठीक है। ये मॉडल किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था ये आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, ठीक है, नहीं तो मैं आगे बता ही दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये पूछता है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कृषि का विकास, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या उद्देश्य रखा गया? कृषि का विकास कर लिया जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों बताइए, भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ठीक है, तो यहाँ पे वर्ष पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रथम कब से कब तक चली? 1951 से 56, और 56 में 5 जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा, ठीक है। तो 1956 से 1961 तक चलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप ना क्वेश्चन अटेंड करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो रोकिए, उसके बाद अटेंड कीजिए, उसके बाद जवाब सुनिए, क्योंकि मुझे तो आपका टाइम बचाना है, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके टेस्ट का समय है, ये एक्सप्लेनेशन का समय नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? तो दोस्तों जल्दी से बताइए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी? तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पीसी महालनोबिस मॉडल पे, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा जाता है। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ठीक है। कौन कौन सा हुआ था दोस्तों? तो फ्रिक्वेंटली मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सुन के आगे बढ़िए। एक तो हुआ था भिलाई का, ठीक है। भिलाई में जो लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था, उड़ीसा के राउरकेला में स्थापित हुआ था, और दुर्गापुर में वेस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक है। ये तीनों आप याद करके चलेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ना रुकिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद पढ़ के आगे बढ़िएगा। ये वही स्टील प्लांट है, ठीक है। तो इसमें सभी के सभी सही होगा, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र थे वो यही थे, ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूं, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि दुर्गापुर जो स्टील प्लांट स्टैब्लिश हुआ तो उसमें किस देश ने सहयोग किया भारत का? तो दोस्तों याद रखेंगे, किसने? ब्रिटेन ने, ठीक है। और इसको याद करने का ना मैंने एक तरीका ढूंढ रखा है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है कि किस यहाँ पे स्टील प्लांट के स्थापना में किस देश का योगदान रहा, ठीक है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए दुर्गापुर, यहाँ पे क्या छुपा है? दुर्गा देवी, ठीक है। दुर्गा देवी के मांग में देखेंगे तो खूब सारा रेड क्या लगा रहता है? सिंदूर लगा रहता है, ठीक है। आपने देखा ही होगा मूर्तियों में। तो यहाँ पे आपने क्या देख लिया? रेड कलर, ठीक है, रेड कलर। और जो अंग्रेज भारत में शासन करने आए थे, ब्रिटेन से आए थे, और ब्रिटेन लोगों का जो टोपी होता है, कैप होता है, वो रेड कलर का था, ठीक है। तो अब ये कहानी आपके दिमाग में रहेगी, कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद देखिए भिलाई, ठीक है। अब भिलाई को भी याद कर लीजिए। जैसे भिलाई का अगर बात हो तो भिलाई हमारे अगर भोजपुरी में शब्द एक प्रयोग होता है जो आप भेली कहते हो, ठीक है, भेली, ठीक है। भेली मतलब भिलाई, यहाँ पे याद करने का एक कहानी है, ठीक है। और भेली जो होता है वो गुड़ को कहते हैं हमारे भोजपुरी में, ठीक है। और जो गुड़ होता है वो मीठा होता है, रसदार होता है, ठीक है। तो भिलाई यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? भेली। और भेली में क्या होता है? रस, ठीक है। भेली में क्या होता है? रस। और जो रस है वो रसिया, ठीक है। रस से आप क्या निकालेंगे? रसिया। तो यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भिलाई संयंत्र में किसकी सहायता थी, ठीक है, किसने योगदान दिया? तो रसिया ने, रस से रसिया। उम्मीद है कि आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में ये फिट हो जाएगा, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद राउरकेला, ठीक है, तो इसको तो याद ही नहीं करना। इसमें देखिए रॉ है, ठीक है, देखिए राउर, ठीक है। और उसके बाद आता है जर्मनी। तो तीसरा है कौन? जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ राउरकेला। कहाँ पे? राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में, ठीक है। तो जर्मनी और राउरकेला, रॉ का संबंध है, याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने नोट डाउन कर दिया है, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, कब से कब तक चली द्वितीय पंचवर्षीय योजना? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका 66 से, बताइए कब तक? 1961 से कब तक? 66 तक, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है।
ठीक है, तो याद करते चलिए साथ साथ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र को विकास देने के लिए किया गया था? तो बताइए किस पे सर्वाधिक बल दिया गया था, उद्देश्य पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इसमें भी फोकस किस पे था? ग्रामीण विकास पे था। आप बिल्कुल याद करके चलेंगे। ठीक है, नहीं इसमें ग्रामीण विकास नहीं था दोस्तों, इसमें गरीबी उन्मूलन था। ठीक है, ये बाई मिस्टेक है, ग्रामीण विकास का नहीं था, गरीबी उन्मूलन था, आत्मनिर्भरता था, औद्योगिक विकास था। तो मैंने 3 चीजें बताई थी, तो यहाँ पे देखिए आपको गरीबी उन्मूलन मिल गया। ठीक है, तो आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे देखिए इसी में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही हरित क्रांति आई थी, ये भी देख लेंगे आप। ठीक है, साथ में इसको भी देख के चलेंगे। और यहाँ पे देखिए कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस पे दिया गया, तो हमने देख लिया गरीबी उन्मूलन पे। ठीक है, और फिर क्या है, यहाँ पे हरित क्रांति आई है, तो जाहिर सी बात है कृषि के विकास पे भी फोकस किया जाएगा। ठीक है, और हरित क्रांति भारत में कब आती है दोस्तों? 1965 के आसपास। आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो दोस्तों वो है MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रख के चलिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की असफल योजना किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि लाल बहादुर शास्त्री की इसी में क्या हो जाती है, इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाल बहादुर शास्त्री गए होते हैं उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, वहां पे उनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, ये भी कारण था। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाता है आपका। ठीक है, कब हो जाता है? 1964 के आसपास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दो युद्ध चाइना के साथ भारत लड़ता है, एक तो 1962 में लड़ता है और एक 1967 में लड़ता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कि इसी में दो चाइना वार हो जाते हैं, इसलिए ये पूर्ण रूप से विफल हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक विफल योजना तो तृतीय थी। ठीक है, चले अगला प्रश्न देखें, भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। ठीक है, और जो योजना अवकाश था उसका समय काल पूछ लेता है एग्जामों में, तो ठीक है एग्जामों में पूछता है 1966 से 1969 के बीच में। ठीक है, उम्मीद है अभी तक आप ठीक होंगे। कितना समय हुआ? चलिए 12 मिनट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जल्दी जल्दी में हम 100 क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। ठीक है, योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय, ये तो हमने देख लिया। 17वीं प्रश्न देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो जाहिर सी बात है आपको याद होगा, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। तो अब 66 से 69 चला आपका योजना अवकाश। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 69 से स्टार्ट होगा और ये 69 से चलेगा 74 तक। तो यहाँ पे दोस्तों 74 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप याद करके चलेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो ये हमने देख लिया 1969 से 1974 तक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नेतृत्वकर्ता पूछ ले कि उस समय भारत में अध्यक्ष के पद पे कौन थे, तो इंदिरा गांधी थी, क्योंकि वर्तमान प्राइम मिनिस्टर उस समय इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और यहीं पे देख लीजिए अभी हम कब से कब तक देख रहे हैं चौथी पंचवर्षीय योजना को, बताइए 69 से 74 देख रहे हैं। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का शासनकाल है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे उद्देश्य पूछा जा रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया, तो जल्दी से बताइए दोस्तों। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया है, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पे इसमें बल दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। चलें अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 19, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके आधार पर तैयार किया गया था? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर आपका हो जाता है, जल्दी से जवाब दीजिए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DR गाडगिल योजना पर। ठीक है, तो ये आप याद करके चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे ये 4 वर्ष की ही पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका समय काल याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चली थी दोस्तों 1974 से 1978 के बीच में। ठीक है, अब इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी वो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी दोस्तों? तो वो 5वां पंचवर्षीय योजना ही था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ दोस्तों, तो वो 5वां पंचवर्षीय योजना ही था। ठीक है, तो आप इसके बारे में इतना याद करके चलेंगे। अब उसके उद्देश्य से संबंधित प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप जवाब दीजिएगा। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए इसमें भी इंदिरा गांधी ही हैं, चौथे में भी और पांचवें में भी इंदिरा गांधी ही हैं। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, 21 नंबर के प्रश्न में जवाब देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसमें अगर आप ऑप्शन पढ़ लिए हैं ध्यान से, अगर नहीं पढ़ा है वीडियो रोक के पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 21 के राइट आंसर की बात करें तो इसमें क्या था, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये अभी हमने डिस्कस कर लिया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, इसका जवाब मैं नहीं देने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर लिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? हमने डिस्कस कर लिया है, ये पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद किया जाएगा, क्योंकि हम सीक्वेंस से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये घोषित होता है आपका 1979 में। ठीक है, और ये चलता कब तक है? 1980 के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। वो ब्रह्म ज्ञान क्या है? जैसे अगर योजना अवकाश आपको याद नहीं होता है तो आप ना क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक चला? 1966 से लेके 1969 तक, ये हमने देखा। अब इसमें 10 साल जोड़ दीजिए तो आपका आ गया ना 1979। ठीक है, तो 79 आ गया। ठीक है, अब 79 में आप क्या कीजिएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? 10 साल और जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 79 में 10 साल और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बताइए, जल्दी से बताइए। 1989। ठीक है, और 89 के आसपास में आता है, सॉरी यहाँ पे 89 के आसपास आपका आता है तीसरा अवकाश। ठीक है, तो 10-10 साल के गैप पे ये अवकाश सत्र लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने 69 में जोड़ा है तो हम 80 में ही जोड़ेंगे। ठीक है, 80 में क्या करेंगे? 10 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। और तीसरा अवकाश कब स्टार्ट होता है दोस्तों? 1990 से 92 तक चलता है। ठीक है, 1992 तक। ठीक है, तो ये तीसरा है, तो अगर प्रश्न पूछे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा योजना अवकाश कब से कब तक है? बताइए, 1978 से 80 के बीच। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए, छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो जाहिर सी बात है अब 80 के बाद ही चलेगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 1980 से लेके 1985 के मध्य। चलें अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 27, छठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जल्दी से जवाब देने का कोशिश कीजिए दोस्तों। इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और नाबार्ड बैंक की स्थापना। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो पूछा जा भी सकता है। प्रश्न नंबर 28 देखिए ध्यान से, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो इसमें जो राइट आंसर है वो आप जल्दी से जवाब देने का कोशिश कीजिए। ठीक है, इसमें राइट आंसर है 1985 से 90। तो 85 तक तो हमने देख लिया था ना छठा, तो कंफ्यूज क्यों होना है? चलिए अगला प्रश्न देखिए, सातवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? तो दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 का, तो इसमें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पे अत्यधिक ध्यान दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 30, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों जवाहर रोजगार योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया? तो दोस्तों हमने देख लिया है 1900, यहाँ पे 93 है, गलत होगा, 1990 से 92 के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, 1900 क्या है? 1990 से 1992 के मध्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ढूंढने का कोशिश कीजिए। इसमें राइट आंसर है 1992 से 97, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए इसमें देखिए, अगर मुख्य उद्देश्य की बात हो दोस्तों आठवीं पंचवर्षीय योजना का, तो सोच के बताइए अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, तो अगर हम बात करें आठवीं पंचवर्षीय योजना का, तो इसमें राइट आंसर है, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, तो हमने 8 पंचवर्षीय योजना देख लिया है, बाकी 4 पंचवर्षीय योजना हम जब पंचवर्षीय योजना का एक सेशन लेके आएंगे उसमें सारे क्वेश्चन आपको फिर से मिलेंगे। ठीक है, अभी हम सब्जेक्ट चेंज करके चलेंगे अन्य दूसरे सब्जेक्ट में, वो होगा आपका भारत का जो लोकल नृत्य होता है उस पर आधारित।
तो चलिए देखते हैं अब उन क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से सॉल्व कीजिए। देखिए अब इसमें जल्दी जल्दी जवाब देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। एक एक पेज पे 3-3 क्वेश्चन आ गए हैं। तो पहला प्रश्न पढ़िए ध्यान से। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? देखिए इसका इंपॉर्टेंस एसएससी 2011 में पूछ रखा है, ठीक है। तो मान के चलिए आज के सेशन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनने हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। अगर राजस्थान की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, सुईसिनी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राउफ, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। प्रश्न नंबर 3 देखिए। तो इसमें क्या है? प्रसिद्ध चारकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से। इसका इंपॉर्टेंस देखिए, बहुत सारे एग्जामों में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। निम्न नृत्य में से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डांडिया और गरबा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। छपेली लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों छपेली जो लोक नृत्य है इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, हिमाचल प्रदेश। इसका एक और लोक नृत्य है, वो क्या है बताइए? डांडी और नाम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। यहाँ पे क्या है? निम्न में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, तो ये अगले पेज पे मिलेगा आपको। चलिए वैसे ही बताइए प्रश्न नंबर 6 का, निम्न में से कौन भारतीय लोक नृत्य नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अभी देख लेंगे उसको। प्रश्न नंबर 7 देखिए। कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो बताइए इसमें से कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? एसएससी 2011, आरआरबी एसएम, जीजी 2003 सब में पूछा गया है। तो दोस्तों मैंने पढ़ा रखा है यक्षगान, ठीक है। ये कर्नाटक का क्या है? लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए। लोक नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसमें लोक नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्न में से कौन युग सही नहीं है? ठीक है, तो इसको ना हम अगले पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पे मिलान कीजिए, कौन सा युग्म सही मिलान नहीं है? तो बिहू मैंने दोस्तों कहाँ पे पढ़ा रखा है? बिहू पढ़ा रखा है आसाम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो और बाकी भांगड़ा पंजाब में है, डांडिया गुजरात में है, नौटंकी उत्तर प्रदेश में है, सबका सब सही मिलान है, लेकिन बिहू आंध्र प्रदेश का नहीं है, असम का है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। यानी कि टोटल अभी आप कितने क्वेश्चन कर लेंगे? 43 क्वेश्चन, है ना। कितने समय में? बहुत कम समय में, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए। झारखंड का लोक नृत्य क्या है? तो दोस्तों मैंने क्या पढ़ाया था? छऊ पाई वाला, क्या बताया था बताइए? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड का पाई का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इंडिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो डांडिया, सॉरी यहाँ पे क्या है? डांडिया। तो दोस्तों हमने कहाँ का देखा था? गुजरात का, ठीक है। गिद्दा का एक प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। गिद्दा क्या है? एक प्रमुख लोक नृत्य। ये कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों हमने कहाँ देखा था? पंजाब में, ठीक है। तो गिद्ध भी क्या करते हैं? पंजाब में क्या पीते हैं? बताइए जल्दी से, ये हमने आपको बताया था, तो बताइए जल्दी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य? भांगड़ा, ठीक है। तो गिद्ध दारू पी के क्या करते हैं? भांगड़ा करते हैं, ठीक है। तो भांगड़ा भी कहाँ का होगा? पंजाब का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 देखिए। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, झौरा, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। अभी देखिए हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लोक नृत्य से संबंधित वो देख लिए हैं। अब देखेंगे हम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो मैंने आधी पूड़ी बताई थी, तो आंध्र प्रदेश इसमें राइट आंसर होगा। कुचिपुड़ी जो डांस है, ठीक है, ये क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है और यह एक दैवीय डांस है, ठीक है। तो देवी की पूजा के लिए भी कह सकते हैं इसका प्रयोग होता है, इसमें डांस करते हैं लोग। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा शासकीय नृत्य है? शासकीय नहीं है, ये शास्त्रीय है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर देखिए, भांगड़ा, गिद्दा, छऊ ये क्या है? लोकल डांस है, ठीक है। लेकिन मणिपुरी क्या है? क्लासिकल म्यूजिक है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो दोस्तों इसमें जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है? कथकली, मोहिनीअट्टम, भांगड़ा और कुचिपुड़ी। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें देव नृत्य, तो अभी ऊपर बात किया था कुचिपुड़ी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मिलान कीजिए। भरतनाट्यम, यहाँ पे दोनों को मिलाना है। भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है? तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया तमिलनाडु में, ठीक है।
तो याद रखेंगे। उसके बाद कुचिपुड़ी कहाँ से संबंधित है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश से। उसके बाद कथकली कहाँ से, केरल से, और उड़ीसा से उड़ीसी, ठीक है। तो इसको अगर आप मिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मिला के बताइए, ए का हो गया आपका 4, तो ए का 4 केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी का 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने सही जवाब पकड़ लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखें, कथकली किस राज्य की नृत्य शैली है। तो मेरे दोस्तों इसको हमने पढ़ा रखा है, ये है केरल की, ठीक है। किसकी है, केरल की है कथकली। उसके बाद है शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा किस राज्य की उपज है। तो दोस्तों बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से आप दीजिए। तो जाहिर सी बात है, शास्त्रीय उड़ीसा से संबंधित है तो उड़ीसी ही होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, उड़ीसी नृत्य है तो उड़ीसा से संबंधित होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 6 प्रश्न इसमें भी देख लिए। अब दोस्तों हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम कुछ देखेंगे जल्दी जल्दी से, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड, विश्व भूगोल से संबंधित, और उसमें देखेंगे हम विश्व की प्रमुख नदियाँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न, अपवाह क्षेत्र की दृष्टिकोण से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो देखिए दोस्तों कहाँ कहाँ पूछ रखा है, ठीक है। तो इसमें अगर अपवाह के दृष्टिकोण से देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अमेजन होगी, ठीक है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जायरे नदी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेजन नदी, ठीक है। तो ये भी आप याद करके चलेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी ऑप्शन नंबर बी है, अमेजन नदी, ठीक है। ये भी देखिए बीपीएससी 2008 में पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है। तो दोस्तों इसमें जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इथियोपिया भी होता है, सूडान भी होता है, युगांडा भी होता है, बस चाड है ये नहीं होता है अपवाहित, ठीक है, नहीं होता है प्रभावित, तो याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील में से निकलती है, ठीक है। तो नील नदी 2 नदियों से मिलकर बनती है, एक व्हाइट नील और एक ब्लू नील, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो ब्लू नील है, जो नीली नील है, वो कहाँ से निकलती है दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताना लेक से, ठीक है। कहाँ से निकलती है, तो ताना लेक से, याद रखेंगे। अगर पूछे व्हाइट नील कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो विक्टोरिया लेक से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की प्रवाहित होती है, दक्षिण को प्रवाहित होती है। तो बताइए दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। ए है आमुर, बी है लीना, सी है ऊब और डी है साल्विन। तो मैंने विश्व के संदर्भ में दोस्तों पढ़ाया था, जो साल्विन नदी है ये दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होती है, और मैंने दिखाया था कि ये कहाँ पे केवल प्रवाहित हो रही थी, म्यांमार में, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी यूपीपीसीएस 2016 में पूछ रखा है, तो इसका नाम है यांगशी, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, अगर पूछ ले यांगशी नदी, तो दोस्तों ये है चीन में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, काला सागर में गिरने वाली नदी है। तो दोस्तों काला सागर में गिरने वाली नदी जल्दी से बताइए। तो भ्रंश घाटी से कौन सी नदी निकलती है, बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, राइन। और राइन की विशेषता से रिलेटेड अभी आरओ में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसमें अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि नाइजर एशिया से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलें अगला प्रश्न देखें मित्रों, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए, अफ्रीका की कौन सी नदी। तो ये आपकी हो जाती है, बताइए, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को काटती है, तो वो है लिम्पोपो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। महावेरी गंगा एक नदी है, कहाँ की नदी है दोस्तों, तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे, पूछ रखा है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है। तो बताइए जल्दी से, इसका मैं वेट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, राइन, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों अगर बात करें सबसे लंबी नदी का यूरोप का,
तो वो कौन सी है, बताइए बताइए बताइए। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए जल्दी से, ठीक है। और मैं आपको हिंट दे देता हूँ। चलिए हिंट क्या, मैंने पढ़ा रखा है तो आपको हिंट नहीं दूंगा, आप करके बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा के समीप किसका उद्गम होता है, अमेजन, नील, जम्बेजी या इरावदी। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है आपका, बताइए, अमेजन, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें है वांगो, चाइना से संबंध रखती है, फ्रिक्वेंटली बाढ़ आता रहता है, मैंने बताया था काराबुरा नाम की हवा वहाँ पे बहती है जो उसमें मिला के खूब सारा क्या डाल देती है, मलबा, और जिसकी वजह से वांगो नदी में बाढ़ आता है, और ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये भी याद रखना है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार के जीवन से, ठीक है, देख रहे थे, या फिर किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। तो बताइए किस नदी को यूरोप की व्यापार, देखिए ये आरओ में पूछा हुआ है ये, ठीक है, ये भी जो 2024 में हुआ है ना संडे को 11 तारीख को, वही। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें अगर राइट आंसर की बात करें तेल नदी, ठीक है, तो राइन ही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है, ठीक है। तो मेकांग किस में नहीं बहती है, बताइए, कहाँ पे गिरेगी, आर्कटिक सागर में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों वांगहो को, ठीक है। तो इस तरह से विश्व की नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने देख लिए, 25, 50 और हमने 80 के आसपास क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। अभी हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, अब देखेंगे हम क्वेश्चन कहाँ से, यूपी स्पेशल से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन। उससे पहले एक छोटा सा इंटरटेनमेंट, एक प्यारा सा सॉन्ग, ठीक है, आपके मूड लाइट के लिए, तो ठीक है। देखिए दोस्तों हमने जल्दी जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, और आपने बहुत रिवाइज भी कर लिया होगा, क्योंकि ये एक तरह से मान के चलिए तो रिवीजन सेशन ही है, ठीक है। और ये जीएस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप बोल सकते हो। अभी हम कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले एक सुंदर सा सॉन्ग सुन लेते हैं, जिससे आपका भी मूड लाइट होगा और मेरा भी जो है ना, ये जल्दी जल्दी से चलने का ये क्रम थोड़ा सा स्थायित्व में आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कम समय में आपका ज़्यादा रिवीजन करा दूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पानी वानी पीजिए, ठीक है, और उसके बाद अभी ये चल ही रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे एक सॉन्ग सुनते हैं, हाँ चलिए मुझे याद आया एक सॉन्ग, ठीक है। हाँ पुरानी यादें, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, ठीक है। यही सुनते हैं, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेंगे। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। हा 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 हा, ला 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 ला। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। देखिए इसके आगे की लाइन मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, अब इतने से ही काम चलाइए, ठीक है। चलिए एक और सुन लेते हैं, क्या ही जाता है, नहीं। आप भी याद रखोगे। तो अगला क्या सुन ले हम, जिससे मेरा भी मूड लाइट हो जाए। तो क्या सुने, चलिए एक सैड सॉन्ग सुन लेते हैं, ठीक है, और ये मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है। तो चलते हैं सुनते हैं। तुम चले गए, कुछ बोला भी नहीं, पाँव से मेरे फिसली है ये ज़मीं, सांसें बिखर रही हैं, वो आएंगी नहीं, शायद बिना तुम्हारे जी पाऊंगा नहीं, तेरे
तेरे बिना, तेरे बिना ढूंढे तुमको ये दिल हर कहीं, जाने क्यों तुम दिखते ही नहीं। दुनिया सारी पहले जैसी है, पहले जैसी खुशबू बस नहीं। सांसें भी थक चुकी हैं, आंसू बचे नहीं। शायद बिना तुम्हारे जी पाऊंगा नहीं। तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। बस ठीक है, बहुत हो गया सॉन्ग। अब हम देखेंगे इस सेशन, अब देखेंगे यूपी स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं टॉप 50 यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस, और उसमें आप पूरे ध्यान से उपस्थित रहेंगे क्योंकि सेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपने सिंगिंग सुनी, आपने जो कुछ भी फील किया, आई डोंट केयर, आपका मूड लाइट हो, मेरा उद्देश्य ये था। ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम 1% है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भदोही में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन पूछा जाए तो दोस्तों वो होगा सोनभद्र में। दूसरे स्थान पे पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी में। अगर पूछा जाए सबसे कम तो हमने देख लिया भदोही में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र की बात करें तो कुल भौगोलिक का जो है, ठीक है, वो लगभग कितना है दोस्तों, तो जल्दी से जवाब दे दिए 6.88%। कितना है, कुल भौगोलिक का 6.88% है। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है। ये आपके आरओ के एग्जाम में अभी पूछा हुआ था, तो क्या पता है आपके एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सुहाग नगरी, चूड़ा का निर्माण, ये कहाँ पे है, चूड़ी का निर्माण फिरोजाबाद में। ठीक है, ताला के लिए फेमस है अलीगढ़, संगम नगरी के नाम से फेमस है प्रयागराज, चाकू के लिए रामपुरी चाकू फेमस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय। तो उत्तर प्रदेश का भारत में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पे वेस्ट बंगाल है और दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। अगर जूट उत्पादन में बात करें तो प्रथम स्थान पे अगर प्रथम राज्य है तो वो है वेस्ट बंगाल। अगर पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन कौन करता है तो दोस्तों आरओ का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा देश है, तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो बताइए उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो लखनऊ में स्थित है, याद रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को हुई थी। ठीक है, और दलहन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो दलहन अनुसंधान केंद्र उपस्थित है कानपुर में। याद रखेंगे चमड़ा के लिए, और उत्तर प्रदेश पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है कानपुर, ये भी आप याद रखेंगे। चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों, तो कानपुर में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है दोस्तों, तो ये है आपके कहाँ पे, गन्ना अनुसंधान मैंने पढ़ा रखा है लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर अभी लगभग हम 80, 82, 85 के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में हर साल बटेश्वर मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आगरा में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कानपुर में लगता है मकनपुर का मेला, वाराणसी में लगता है दुर्गा जी का मेला, मथुरा में लगता है कंस मेला, और आगरा में लगता है बटेश्वर मेला। उसके बाद क्या है, सलहकल महोत्सव, ताज महोत्सव, ये सब आगरा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी, 1504 ईस्वी में की थी। ठीक है, महाभारत में आगरा शहर का नाम अग्रवन था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, महाभारत काल की बात हो रही है। ठीक है, आगरा शहर किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, मैंने पढ़ा रखा है, जल्दी से बताइए। तो हरियाणा उत्तर प्रदेश की जो सीमा बनाती
बनाती है वो है यमुना नदी। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में कौन सी नदी बाउंड्री बनाती है। मैं पढ़ा चुका हूँ, जल्दी से बताइए। और एक जवाब और भी देना है आपको, पश्चिम बंगाल और असम के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है ये भी बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश नदी, अगर उत्तर प्रदेश में प्रवेश की बात करें तो सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है और फैजाबाद नामक स्थान से, यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान से प्रवेश करती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये वो वाला फैजाबाद नहीं है, अयोध्या वाला। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट क्या है, एक चीज़ और बताइए आप। यहाँ पे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, कि हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, ये जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। और आप ये भी बताइए कि जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है। ठीक है, ये मैंने पढ़ा रखा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंबल नदी यमुना में मिलती है, तो बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में। तो मैंने पढ़ाया है इटावा में, तो उम्मीद है याद होगा, नहीं याद है तो रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चंबल नदी की द्वारा, ठीक है, सर्वाधिक अवनलिका बनती है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसीलिए जो मध्य प्रदेश का बीहड़ तैयार होता है ना, बीहड़ क्षेत्र, वो चंबल नदी के द्वारा ही तैयार होता है, ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे अधिक कटाव और पतन कहाँ पे हुआ है, इटावा जिले में, उत्तर प्रदेश में पूछे तो। चंबल नदी का उद्गम कहाँ पे होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के जनपाऊ पहाड़ी से। ठीक है, मध्य प्रदेश के जनपाऊ पहाड़ी से होता है। और जो मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला लगता है किस नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो वो है चंबल की। ठीक है, इतना जानकारी लेके चलेंगे ना तो कौन है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे नहीं होगा आपका। ठीक है, तो होगा क्वेश्चन। ठीक है, आप बस बने रहिए। कीथम झील और सू सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है, तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आगरा के पास। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ विशेष बातें हैं। बखरिया झील कहाँ से है, तो संत कबीर नगर से। सरसई झील कहाँ पे है दोस्तों, तो इटावा में, याद कर लीजिए। फुलर झील कहाँ पे है, पीलीभीत में है। यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है, कहाँ से, फुलर झील से और पीलीभीत से। ठीक है, फुलर झील को कभी कभी गोमतताल के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना बात याद रख के चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ने के बाद आपको मिलेगा मदन सागर झांसी। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, इसको याद रखेंगे। मदन सागर जो है ये कहाँ पे है दोस्तों, बताइए। मदन सागर झील ये है आपके महोबा में। ठीक है, भीखा झील कहाँ पे है, इटावा में है। उसके बाद बात करें हपारा जो है वो कहाँ है, कानपुर में है। ओंधी ताल झील कहाँ पे, वाराणसी में। ठीक है, तो इतना याद करके चलते हैं तो क्वेश्चन कैसे छूटेगा। ठीक है, पंचमहल भारत के किस शहर में स्थित है, तो दोस्तों पंचमहल जो है भारत के फतेहपुर सीकरी में स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। आगरा का किला अकबर, बुलंद दरवाजा अकबर, जोधा बाई जो महल है वो भी अकबर, फतेहपुर सीकरी का जो दरवाजा है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी वो भी किसके द्वारा स्थापित किया गया था, वो भी अकबर के द्वारा। बिरबल महल किसने स्थापित किया, अकबर। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह किसने स्थापित किया, अकबर। तो ये सारी बातें आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके भी जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हुसैन शाह। ठीक है, तो दिमाग में बैठा लीजिए, सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1394 ईस्वी में। किसने किया था, मलिक सरवर के द्वारा। ठीक है, तो मलिक सरवर को भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, तो दोस्तों ये हम जानते हैं कहाँ पे, चित्रकूट में। ठीक है, उसके बाद लखनऊ महोत्सव कहाँ पे होता है, तो लखनऊ में। ताज महोत्सव आगरा में, कजली महोत्सव मिर्जापुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों बताइए जल्दी से, ये मैं करा चुका हूँ और उम्मीद है कि आप इसका जवाब देंगे। कमेंट सेक्शन में जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये पढ़ा रखा है तो कुछ तो आप कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवगढ़ में दशावतार मंदिर वास्तुकला की किस शैली का एक उदाहरण है, तो देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर है वो किस शैली का उदाहरण है, बताइए। ये कहाँ पे है, बताइए। ये है दोस्तों, बताइए जेके मंदिर कहाँ पे है, इसको जेके मंदिर के नाम से जानते हैं, और ये है आपकी नागर शैली पे आधारित। ठीक है, चलिए ये जेके मंदिर कानपुर में। ठीक है, देवगढ़ दशावतार मंदिर वास्तुकला की किस शैली पे है, नागर शैली पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है, तो बताइए।
इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ताजमहल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई हैं। भारत की कुल 42 धरोहरों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, कितने? 42। ठीक है, 42वीं विश्व धरोहर कौन है? हॉयसल, कर्नाटक। ठीक है, हॉयसल का जो मंदिर है ना कर्नाटक में, वो है। ताजमहल व आगरा की किला 1983 में यूनेस्को के मतलब लिस्ट में रजिस्टर्ड हुई। ठीक है, और बाकी बातें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो दोस्तों ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थापित है? तो मैंने ये भी पढ़ा रखा है, नरौरा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, सबसे पूर्वी है आपका बलिया, सबसे पश्चिमी है शामली, सबसे उत्तरी है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी है सोनभद्र। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करता है, नाम है सहारनपुर। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए इसमें कुछ अन्य बातें हैं तो इसे आप पढ़ लेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, प्लस एक देश यानी कि नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ इसकी लगती है 11 जिलों से, सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश और सहारनपुर जिले से टच होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है, याद रखेंगे। भारत की जनसंख्या घनत्व भी याद रखेंगे, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का तो आपने देख ही लिया, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो है गाजियाबाद, और न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दोस्तों वो है ललितपुर। ठीक है, तो ये भी आप याद करके चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, कितना टाइम हुआ? चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी थक गए होंगे। ठीक है, लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्व राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? तो दोस्तों 1935 में। ठीक है, याद रखेंगे, बाकी यहाँ पे पढ़ लेंगे। 1836 से 1858 तक यूपी की राजधानी आगरा थी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। 1858 से 1921 में क्या किया गया? यूपी की राजधानी प्रयागराज में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, 1858 से 1921 तक। ठीक है, क्या रहा? प्रयागराज। और 1921 से 1935 तक इसकी आंशिक राजधानी लखनऊ थी। ठीक है, और 1935 में पूर्ण रूप से लखनऊ को क्या बना दिया गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक है, तो ये बातें अगर ऑप्शन में ऐसे दे कि आगरा, प्रयागराज, ठीक है, राजधानी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है, और वर्ष कब से कब तक, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर है लखीमपुर खीरी में। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, और इसको किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से अब जानते हैं। ठीक है, अच्छा, लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो नेशनल पार्क है